जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो है हिस्ट्री की क्विज का डिस्कशन सेशन, यानी कि आपको सोमवार को 16 महाजनपदों के सुपर 30 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसका आप लोगों ने बखूबी उत्तर दिया। 5 प्रतियोगी हैं, यानी प्रतिभागी जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने काफी अच्छे से इनके जो है उत्तर दिए हैं, जिसमें पहला नाम शिखा का है, दूसरा प्रभास जी हैं, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो शिवानी है, फिर आपके शालिनी पटेल आती हैं और फिर शिवाकांत आते हैं। ये नंबर यानी कि जो मैंने बताए हैं ये टॉप 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने नंबर यानी कि अपने दिए हैं। अब कितने सही हैं इनके ये खुद अपने कमेंट्स में पढ़ेंगे और आंसर का मिलान करेंगे, और इस वीडियो में आप बताएंगे सर आपके कितने सही हुए थे ईमानदारी के साथ। ओके, तो लेट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और बहुत ऐसे प्रश्न थे जो जिनकी लैंग्वेज थोड़ी बदल दी गई थी और उसमें आप कंफ्यूज रह गए। तो पहला प्रश्न अगर देखिए, कह रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म की किस पुस्तक में किया गया है। देखो, जैन धर्म की पुस्तक पूछी गई तो मैंने आपको 16 महाजनपद जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भगवती सूत्र, ये मैंने बोला था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अगर तो प्लीज देख लीजिए। जिन छात्रों ने कमेंट्स नहीं किए इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से देखा नहीं और उनको आ भी नहीं रहा था, तो वो करते क्या। तो इसलिए भैया ये आपके लिए इतना परिश्रम किया जा रहा है, तो कृपया करके आप अपना थोड़ा समय निकाल करके वीडियो को देख लीजिए। ज्यादा समय अगर लंबी वीडियो बन रही है तो आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लीजिए और इसे जल्दी से खत्म कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए, आपका ही लाभ होना है। देखो, क्योंकि पेट का भी देखो सिलेबस वो दे दिया गया है, पेट का भी देखो ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की पेट की प्रक्रिया भी आ चुकी है। तो अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास वही कंडीशन है, करो या मरो। गांधी जी के नारे की तरह है कि करो या मरो। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आपको पेपर देना है, उसके लिए आपको पढ़ना है, और अभी नहीं पढ़े तो फिर भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में तो फिर आप नौकरी लेने की ठाने अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सरकार की योजना है, ये आती रहेगी जाती रहेगी, और हम भी यही रहेंगे आप भी यही रहेंगे, फिर तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कौशांबी वर्तमान समय में किस क्षेत्र को दर्शाती है। कौशांबी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रश्न आता है कि इलाहाबाद के कौशांबी स्तंभ लेख में बौद्ध और महावीर स्वामी के दोनों के उपदेश मिलते हैं। तो इलाहाबाद की कौशांबी साफ साफ दिखा रहा है कि इलाहाबाद के कौशांबी क्षेत्र, यानी कि इलाहाबाद का कौशांबी क्षेत्र, इसमें इलाहाबाद का कौशांबी है और ये जो है नैनी है, ये क्षेत्र आते हैं, ये जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान समय प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे जो शालिनी पटेल है उन्होंने प्रयाग ही लिखा है, यानी कि वर्तमान नाम की ओर उन्होंने इशारा किया है कि सर वर्तमान में वो प्रयागराज है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मगध वर्तमान समय में किस क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि वर्तमान समय में मगध जो प्राचीन काल में था वो वर्तमान में मगध कैसा है, कौन सा एरिया मगध कहलाएगा। तो मगध की बात करते हैं तो बिहार है, गया है, राजगीर है, ये आपके जो क्षेत्र हैं ये आपके आते हैं मगध में। इसमें दरभंगा है, बक्सर है, तमाम इलाके हैं, ये आपके मगध साम्राज्य की अंतर्गत सीमाएं हैं इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न है, अवध क्षेत्र को 16 महाजनपदों में किस जनपद के नाम से जानते थे। अवध, देखना, अवध वर्तमान समय में कहें अयोध्या है ना, यानी कि फैजाबाद जिसका नाम अब अयोध्या कर दिया गया है, तो अयोध्या। और अयोध्या के राजा राम, राम की माता कौशल्या, तो इसका प्राचीन नाम कौशल है, बहुत याद करना आसान है, ठीक है ना। राम जी की माता कौशल्या, और कौशल्या के ही नाम से देखा जाए तो कौशल प्रदेश इसको प्राचीन काल में कहा करते थे। अवध का ये नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न कह रहा है विराट नगर किस महाजनपद की राजधानी थी। विराट नगर आपको मैंने बताया था मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास को यहां पर काटा था। ये मैंने आपको अपने 16 महाजनपद की वीडियो में पूरा क्लियर किया था, लेकिन शायद आपने उसे अच्छे से नहीं देखा, कोई बात नहीं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है प्राचीन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, यानी तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस महाजनपद के अधीन था, अंतर्गत था, किसके क्षेत्र में था, तो वो गांधार के क्षेत्र में था। यानी गांधार, आपको मैंने बताया गांधार काबुल, कांदार, अफगान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये हुआ करता था गांधार। गांधार राजकुमार शकुनी मैंने आपको बताया था, गांधार की राजकुमारी गांधारी जिनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, ये महाभारत की कहानी मैंने आपको सुनाई थी।
चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, राजगीर को किसने बसाया था? राजगीर कह लें, राजगृह कह लें, गृहब्रिज कह लें, एक ही नाम है, ये आपको नाम बदल बदल के मिलते रहेंगे, ठीक है। तो राजगीर को मैंने आपसे लिखा था, बताया था कि जब हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार महोदय, और उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी तो राजगीर को ही बनाई थी। राजगीर को बसाया था महागोविंद ने। देखिए कुल मिला के 7-8 ऐसे शहर हैं जिनके संस्थापक के नाम पूछे जाते हैं, वो पेपर में आते हैं। राजगीर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, भोपाल है, श्रीनगर है, जयपुर है, और ये सारे जो क्षेत्र हैं आपके, ये ज्यादा संस्थापक पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ ऐसे हैं कि जो आपके पेपर में ये रहते ही हैं कि भाई किसने बताया, बहुत हिट क्वेश्चन है, आगरा किसने बसाया था, कलकत्ता किसने बसाया था। ये दोनों तो इतने हिट क्वेश्चन हैं कि अब तक पता नहीं कितनी बार पूछे गए होंगे। तो जो मैंने आपसे भी बताए हैं, जिन जिन इनका नाम मैंने लिया है, उनका आपको उत्तर देना है कि किसने बसाया है। मैंने नाम ऐसे ही नहीं लिया था कि हाँ आपको मैंने दिखाने के लिए लिया कि मुझे इतना अदा पता। आप उत्तर दोगे मुझे। लखनऊ किसने बसाया है, कलकत्ता को किसने बसाया है, श्रीनगर को किसने बसाया है, जयपुर को किसने बसाया है, भोपाल को किसने बसाया है, जोधपुर को किसने बसाया है, आगरा को किसने बसाया है, ये सब आप मुझे बताओगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, इनके सारे के उत्तर हमको चाहिए। और ये टॉप 5 स्टूडेंट हैं, इनसे तो ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न कह रहा है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम आप जानते हैं, इंद्रप्रस्थ था। जब महाभारत में मैंने आपसे कहा था कि बंटवारा हुआ, यानी कि कौरव पांडव जब लाक्षागृह में जल जाते हैं, उनकी जलने की खबर मिलती है, और वो जब बाद में सामने आते हैं सबके सामने, तो बंटवारा होता है। तो राज्य के 2 हिस्से होते हैं। तो कुरुवंश ने हस्तिनापुर, यानी जो उधर का इलाका था, ये आपका है मेरठ वाला इलाका, और इधर का इलाका जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, तो ये दिल्ली सब एक यानी कि हस्तिनापुर के क्षेत्र में अंतर्गत में आता था। अब हस्तिनापुर जो है उसका ही जो जिसे कहते हैं डेवलप ना हुआ भाग, जैसे उत्तर प्रदेश का जो डेवलप इलाका नहीं है वो था उत्तराखंड, जिसको हमने विभाजित कर दिया। तो उत्तराखंड देखिए कितना डेवलप कर गया आप। तो ऐसे ही उस जमाने में इंद्रप्रस्थ जब बसा, बाद में बसा, लेकिन वहां पे पहले खांडवा प्रदेश हुआ करता था। खांडवा प्रदेश यानी कि सांपों का घर जिसे कह सकते हैं आप। वहां पे इच्छाधारी सांप रहा करते थे। आपको पता है कि राजा परीक्षित को जो रचने वाला तक्षक नाग था वो खांडवा प्रदेश में ही रहा करता था। तो अब होता क्या है कि उस जो खांडवा प्रदेश है उसको फिर से बसाया जाता है। अर्जुन अपने जो है तीर कमान से जो इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा आते हैं और उसका निर्माण करते हैं। वही खांडवा प्रदेश आगे चल करके इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। समझ गए। लेकिन दिल्ली को बसाने वाले शासक कौन है ये आप मुझे बताओगे। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली किसने बसाया, मुझे आप इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे। मैंने आपसे कहा था बिंबिसार फूफा हैं महावीर स्वामी के, लेकिन वो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के उपासक नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के उपासक थे, यानी बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10वां प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था। तो पाटलिपुत्र शहर आपको पता है कि उदयन ने बसाया था। ये मैंने आपको बताया था। उदयन बिल्कुल बहुत से लोग उत्तर आए हैं, नॉर्मली हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर था। अब यहाँ पे बात करते हैं मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी वैशाली बनी वो किसके द्वारा बनाई गई। तो पहले आपको पता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी। राजगृह राजधानी कब तक रहती है, उदयन जब राजा बनते हैं तो राजगृह हट जाती है और पाटलिपुत्र शहर जब बसाते हैं वो, तो पाटलिपुत्र राजधानी बन जाती है। लेकिन उदयन के बेटे नागदशक जब गद्दी पर बैठते हैं, उनका जो प्रधानमंत्री है शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ करके सत्ता अपने हाथ में ली और अपने नाम के ऊपर एक वंश बनाया जिसका नाम है शिशुनाग वंश। और उस वंश यानी शिशुनाग ने जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसे हटा करके वैशाली को बनाया। अब उसका जब बेटा आता है यानी कि काला अशोक, काकवर्ण जिसे कहेंगे, तो जब वो वापस गद्दी पर बैठता है तो उसने राजधानी फिर उठा करके क्या की, पाटलिपुत्र की। अगर आप गौर से देखो तो यही इतिहास में आ जाओ कि दिल्ली सल्तनत जब शुरू होता है तो दिल्ली राजधानी थी, लेकिन जब मुगल आए तो मुगलों ने राजधानी आगरा ले गए। लेकिन मुगलों में जब शाहजहां आता है तो राजधानी फिर दिल्ली ले आता है वो। ठीक है। लेकिन फिर जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज राजधानी को क्विट करके लेके चले जाते हैं कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद, भारत की राजधानी थी, यानी कुछ दिन तक रहेगी। फिर मुर्शिदाबाद के बाद अगर कहें जब जो दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं 1911 में, तो 1911 में फिर दिल्ली को राजधानी घोषित की जाती है और 1912 में दिल्ली फिर राजधानी बन गई।
तो देख रहा ना, ये उठा पटक जो हो रही है कि एक बार हमने अपनाया फिर छोड़ा, फिर अपनाया फिर छोड़ा, किसी ने अपनाया किसी ने छोड़ा, किसी ने अपनाया किसी ने छोड़ा, यही इतिहास का भंवरजाल है। इसी को हमें समझना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन का मार्ग है जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहती है और प्रश्न आप नहीं भूलते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पे, हाँ पाटलिपुत्र, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी किसने बताया? तो मैंने आपसे कहा था पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी काकवर्ण काले अशोक ने बनाया था। अभी उसी प्रश्न के उत्तर में ही ये इसका उत्तर मिल गया आपको। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन दोनों सभाएं किसके शासनकाल में हुई थी? मैंने अभी कहा कौशाम्बी में हुई थी दोनों सभाएं, मैंने बताया था ना शुरुआती प्रश्न में। तो किस राजा के समय में हुई थी ये प्रश्न किया जा रहा है, तो वो है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु के समय में ये सभाएं दोनों हुई हैं। अब देखना एक समझना यहाँ पे, क्योंकि अजात शत्रु अगर समझ में आता है आपको तो 492 से लेकर के 460 बीसी तक ये अजात शत्रु का समय काल है। ये समय काल ध्यान रखना, क्योंकि ये गद्दी पर बैठने का और हटने का समय काल यही है। इसी से आप जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो कि भाई 483 में अगर हम कहें तो ये बुद्ध जी की मृत्यु है ना, बुद्ध जी की मृत्यु है। अब इसी में देखोगे 468 में क्या है, महावीर स्वामी की मृत्यु है, हो गया ना, समझना। तो पहले इनकी मृत्यु है फिर उनकी मृत्यु है। अब देख रहे हो उस चीज को, और दोनों के इनके समय में है, यानी कि दोनों का समयकाल इन्होंने देखा है। और पहली बौद्ध सभा और जैन सभा अगर आप मिलान करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 512 में आप देखते हैं, है ना, और यहाँ 483 ईसा पूर्व, ये आपको मिलने लगती है, कहानी आपकी कहानी के तौर पर मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, हाँ 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला शूद्र शासक कौन था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला शूद्र शासक जो क्षत्रिय नहीं था, तो ये हैं महापद्मनंद। मैंने आपसे बताया था ना, महापद्मनंद दासी पुत्र थे, इसीलिए दासी की यानी कि दासी का वंश लेकर के देखा जा रहा है, तो इन्हें शूद्र माना जा रहा है। यही चंद्रगुप्त मौर्य से भी तुलना की जाएगी, इसी चीज में चंद्रगुप्त मौर्य का भी यही इतिहास कुछ ऐसा ही होगा। ओके चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, ये आपको मैंने बताया था। अब बात यहाँ पे आपको उसमें बताया गया है। अगला कह रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ठीक है। अभी समझना, नंदीवर्धन के उपनाम भी मिलेंगे और बहुत से लोगों ने नहीं समझ पाए और वो उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है। खास तौर पर वो स्टूडेंट जिन्होंने एंशियंट लिया है और एंशियंट से उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट्स की ओर संकेत करते हुए मैं कह रहा हूं, शायद वो इस बात को समझ रहे होंगे कि किसको कहा जा रहा है। मैं नाम पर्टिकुलर नहीं लूंगा, ठीक है। तो कृपया कर आप समझ लीजिए कि आपने जो अध्ययन किया है वो कितना आपके माइंड में है, एक बार आपको रिविजन करने की आवश्यकता है। ओके चलो आगे चलते हैं। यहां पे फिर पूछा जा रहा है, गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसा था, ठीक है, जिसको उदयन ने बसाया था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंद्रप्रस्थ किस नदी के किनारे है? भाई दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम था पता होता तो ये प्रश्न आसानी से हो जाता। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस महाजनपद का उल्लेख किया है? मेगास्थनीज ने तो किया ही किया है, लेकिन पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी में भी इसका जिक्र किया गया है। अगर मैं इसी प्रश्न को फिर से पूछता कि किस महाजनपद का उल्लेख अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है, तब आप क्या करते? तो ये है शूरसेन, एक जो राज्य था उस राज्य की यानी कहानी, यदुवंशियों की कहानी जो है ये मिलती है आपको इस पुस्तक में। यानी कि इंडिका पुस्तक में शूरसेन जो आपका जनपद है उसके उल्लेख किए गए हैं, और ये यानी यदुवंशियों की कहानी है पूरी तरह से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा स्थित था? हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है भैया, हस्तिनापुर। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें, कंबोज महाजनपद किसके व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था? तो कंबोज महाजनपद कस्तूरी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहां से घोड़ों का व्यापार यानी घोड़े का लेन देन होता था। और उसी समय में कलिंग, जो कलिंग था, कलिंग की बात करते हैं आगे चल करके, कलिंग हाथियों के लिए सबसे बड़ा व्यापार केंद्र रहा। हाथी का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था कलिंग, यानी कि हमारे यहां से हाथी और घोड़ों का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हाथी की जो कहानी है ये आपको शायद एक लुसेंट की एक लाइन है, जीएस की पुस्तक है लुसेंट और एक पुस्तक है दिग्दर्शन, तो उसमें एक लाइन आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व, तो उसमें वो क्या करते हैं, कलिंग 500 हाथी दान देते हैं। किसको? सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर संधि के तौर पर अपनी बेटी हेलेना, जिसका नाम किताबों में मिलता है कार्लिनिया, से विवाह कर देते हैं उनका। तो ये वैवाहिक संबंध हुए, लेकिन इनको उन्होंने 500 हाथी भेंट किए थे। ये हाथी 500 हाथी बड़ी संख्या, मतलब 500 हाथी बहुत बड़ी बात होगी भैया उस जमाने में। 500 हाथी दिया जा रहा है तो कैसे लेके जाओगे? उस जमाने में ट्रक तो था नहीं, कैसे लेके जाओगे? रोड तो लेके जाओगे ना। तो जो रोड लेके जाओगे, गांव गली राज साम्राज्य होते हुए जाओगे, तो जिस राज्य से होकर गुजरोगे तुम, जिसकी सीमा से गुजरोगे, उस राज्य के लोग दिखेंगे, अरे यार इतना हाथी कहां से ला रहे हो भैया, कौन दिया? पता चला कलिंग से लेके आ रहे हैं, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया है। अब ये हमारा उत्साह हुआ, यानी कि उत्साह वर्धन हुआ। इसको ठीक कॉन्सेप्ट को शादी विवाह में लेके आओ। बारात आती है, पता चला जो दूल्हे राजा हैं वो बढ़िया से बग्गी में बैठकर आए हैं। अब उनकी शादी को देख करके मोहल्ले के एक लोगों ने कहा, हम भी अपने बेटे की शादी ऐसे करेंगे, ऐसे गाड़ी मंगाएंगे, बग्गी ऐसे सजवाएंगे कि लोग मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। फूलों की चादर बिछवा देंगे हम, हमारी बहू फूलों के चादर से गुजरती हुई आएगी। तो ये सब क्या होता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं एक व्यवसाय के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है, मगध, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन हम चल रहे हैं, 22 नंबर प्रश्न पर। मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में किया गया है? मगध साम्राज्य का उल्लेख वेद में किया गया है। देखो पुस्तक तो था वो 16 महाजनपद वाला, आपने बताया ठीक है, भगवती सूत्र और जो है कल्प सूत्र, आपने उसका उत्तर दिया ठीक है, लेकिन यहां पे वेद पूछा गया है, तो ये अथर्व वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे काकवर्ण शासक के समकालीन कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? काकवर्ण शासक के समकालीन कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? भाई काकवर्ण किसे कहते हैं? काला अशोक कहते हैं। तो काला अशोक के समय में कौन सभा हुई थी भाई? तो काला अशोक के समय में आपको पता है, मैंने आपसे कल भी कहा था, राज ने वैशाली को पटाया, बताया था ना, राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में, और कहा आजा काला अशोक, दम है तो बेटा कनिष्क तू भी आजा। तो मैंने कहा राज ने वैशाली को पटाया था। तो वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा हुई थी, काले अशोक के समय में हुई थी काकवर्ण। तो दूसरी बौद्ध सभा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, महापद्मनंद द्वारा नहरों के निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखो महापद्मनंद अगर कहा जाए उत्तर भारत के सबसे योग्य शासक रहे हैं प्राचीन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की बात करें, यानी मौर्य वंश के पहले की बात अगर हम करें, तो हुआ क्या था, इन्होंने पहली बार कलिंग को जीता था। जब कलिंग को जीता तो कलिंग के जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने नहर खुदवाया था। जब नहर खुदवाया था तो कलिंग के राजा जो खारवेल थे, जब उन्होंने अपना लिखवाना शुरू किया तो उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख एक लिखवाया। ठीक है, उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया था। तो यही प्रमाण मिलता है कि नहरों की खुदाई का जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये कहाँ है? ये खारवेल में, खारवेल राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, और ये कलिंग में है। ओके, कलिंग विजय के उपलक्ष्य में नहर खुदवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महापद्मनंद ने नहर किसकी याद में खुदवाया था? तो कलिंग विजय के उपरांत खुदवाया था, है ना। ऐसे नहीं जो आगरा का जो वो है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी याद में है? तो आपको पता है ना कि वो किस विजय के दौरान है, वो खानवा विजय के उपरांत अगर देखा जाए तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला चलिए, यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक राट की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? एक राट, इसे एक छत्रक कहा जाता है, एक छत्र भी कहा जाता है, एक छत्रक कहा जाता है। इसके एक छत्र कह लें, यानी कि साम्राज्य सिर्फ मेरा है, एक छत्र राज है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि अकेला राज्य है वो, अकेला, उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। एक छत्र इसे बोलते हैं। एक छत्र के नीचे सभी जो है जीवित रह रहे हैं, सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ एक शासक होगा वहां पे, उसे बोलते हैं एक छत्र राज।
इसे एक राट कहा जाता है। ये महापद्मनंद ने इसकी उपाधि ग्रहण की थी। ओके, महापद्मनंद कौन है आपको पता है ना, ये नंद वंश के संस्थापक हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है धनानंद किस धर्म के पोषक थे। धनानंद से कहा है धनानंद किस धर्म का पोषक था। भाई आपको बताना है धनानंद किस धर्म का पोषक था, ये बौद्ध का था या जैन धर्म का था। तो अगर कहा जाए तो धनानंद नहीं प्रश्न ध्यान से, हाँ सही है, 26 नंबर प्रश्न धर्म किस पोषक था, तो ये बौद्ध धर्म के पोषक थे। बाद में इन्होंने जैन धर्म के लिए भी कार्य किया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के पोषक यहाँ पे इसका राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न अगर कह रहे हैं, बात कर रहा है तो धनानंद के शासनकाल में किस विदेशी आक्रमण किए थे, किसने किए थे। तो विदेशी आक्रमण कौन किया है धनानंद के शासनकाल में। अगर हम बात करते तो आपको याद होगा धनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होगा, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर एक युद्ध होता है जिसे विदस्ता का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, जो सिकंदर और पोरस के मध्य होगा। पूर्व प्रांत के राजा पोरस लड़ने आते हैं और इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं और भारत पर पहला आक्रमण कहें जो सिकंदर का था तो वो राजा आम्बिक कुमार के ऊपर था। आम्बिक कुमार तक्षशिला के राजकुमार यानी राजा थे वो। ठीक है, तो यहां पर अगर कहें राइट आंसर है सिकंदर महान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे महानंदिन किस वंश का अंतिम शासक था। महानंदिन का प्रश्न किसी ने उत्तर इसका क्रिएट नहीं किया है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को क्विट करने में ही भलाई आपने समझी है। ऑप्शन होता शायद आप गेस करते। तो मैं आपको बता दूं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन का ही उपनाम है महानंदिन। तो आपको समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि किस वंश का था ये, तो शिशुनाग वंश का था। ओके, देखो अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश कह ले, पितृहंता वंश कह ले, पेट्रिसाइड डायनेस्टी कह ले। ओके, अब 30 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो व्हाइट बोर्ड पर जरा देखें एक बार, लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही है। 492 से 460 तक अगर हम बात करते हैं तो ये आजाद शत्रु का समयकाल है और आजाद शत्रु के समयकाल में ही मैंने आपसे कहा था महावीर स्वामी और बुद्ध जी की मृत्यु हुई है। तो आपको दोनों उत्तर यहाँ पे मिल जाता है कि महापरिनिर्वाण जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है वो किस शासक के शासनकाल में हुई है, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई है। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे महाजनपद काल से, आपको डिस्कस करके बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपके लिए यानी कि जो पॉलिटी की क्विज है वो आपका वेट कर रही है। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों ने ये भी कहा है, यानी शिखा अवस्थी कहती हैं कि सर 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री और 2 दिन ज्योग्राफी कर दीजिए। तो अगर आप सब सहमत हैं इस चीज से तो प्लीज इस चीज को आप भी बोलो, क्योंकि उनके कमेंट्स हैं साफ साफ दिख रहे हैं और किसी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, आपसे मैंने पूछा था। तो अगर आप चाहते हो 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन ज्योग्राफी कर दी जाए तो प्लीज बता दिए समय रहते, ताकि हम अपने टाइम टेबल में कुछ फेरबदल कर लें, अन्यथा बहुत दिक्कत फिर हो जाएगी। ओके, यानी कि अब आज के लिए इतना ही। कल सुबह हमारी मुलाकात होगी ज्योग्राफी के चैप्टर से। आपके ओपी सर ज्योग्राफी लेकर के आएंगे और ज्योग्राफी यानी कि शुरू से चल रही है, आपको उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सौरमंडल आपने पढ़ ही लिया है। तो अगला अध्याय जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी की ओर ही चलेंगे, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो भारत की यानी भूगोल पे बात करते हैं तो सबसे पहले भारत को ही जानेंगे हम। तो कल मिलते हैं सुबह फिर 9 से 10 के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।